नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। निवेश को लेकर धोखे या जालसाजी तब होती है जब निवेशक को पूरी जानकारी ना हो, निवेशक जागरूक नहीं होते और तब ही ठगी का शिकार होते हैं। योर मनी पर आज हम ऐसी ही एक वारदात के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जानकारी देंगे आपको कि कैसे इस तरह के हादसों से, ठगी से आपको बचना चाहिए। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। सोने की निवेश स्कीम में धोखाधड़ी, मुंबई के ज्वेलर ने बंद की दुकान, डूबे लोगों के पैसे। रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान पर निर्भर रहना कितना ठीक, जानिए आज योर मनी से। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और शो में आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी पर। आज हम दर्शकों को कई निवेश विकल्पों को लेकर आगाह करने वाले हैं और ये हुआ है एक हादसे, एक ठगी की जो खबर है सामने आई है उसके चलते। हर्ष, हमने देखा कि पहले बैंक्स में डिफॉल्ट हो रहे थे, बैंक्स बंद हो रहे थे और उसके बाद अब जो बात सामने आई है, जो खबर सामने आई है वो मुंबई के एक ज्वेलर की आई है जिसने अपनी दुकान धनतेरस के 2 दिन पहले बंद कर दी। अब यहाँ पे जिन लोगों ने धनतेरस के लिए या वैसे ज्वेलरी ऑर्डर करके रखी थी उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है वो ये है कि जिन भी ग्राहकों ने ज्वेलरी स्कीम्स यहाँ पर ली थी उस ज्वेलर से, अक्सर हम देखते हैं कि ज्वेलर्स कई तरह की स्कीम्स निकालते हैं जहां पे 11 महीनों की किस्त आपको भरनी होती है। 12वां महीना जो होता है वो निवेशक को स्कीम धारक को ज्वेलर या तो माफ कर देता है या उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है मेकिंग चार्जेस के रूप में। लेकिन ये जो ज्वेलर है ये तो अब गायब हो चुका है, चंपत हो गया और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है सोना खरीदने की, शुभ समय होता है, हर किसी को खरीदारी करनी होती है, अब ये सब ठगी का शिकार हो गए हैं। इस तरह की स्कीम्स ज्वेलर्स बहुत चलाते हैं। हर्ष, एब्सोल्युटली कविता, अगर हम देखें तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ज्वेलर पे नहीं था, बाकी और भी ऐसी स्कीम्स चलाते हैं जहां पे आप एक निर्धारित समय तक आप पेमेंट करते हैं। सो मान लीजिए आप 11 महीने आपने दी है और 12th मंथ जो फाइनल मंथ का होता है वो वेव ऑफ कर देते हैं, या कोई ज्वेलरी आप बाद में खरीदते हैं तो आपकी पूरी जो मेकिंग चार्जेस है वो वेव ऑफ हो जाती है। सो ये जरूरी है कि हर इन्वेस्टर पहले समझे कि आप कोई भी स्कीम में जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसे रेगुलेट कौन करता है। सो इन दिस केस अगर हम देखें तो उनका कोई रेगुलेटर नहीं था। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी रेगुलेट कर रहा है। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं तो आईआरडीए उसका रेगुलेटर है। अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं तो आरबीआई उस बैंक के रेगुलेटर हैं। सो कविता, बहुत जरूरी है कि कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट करें पहले ये समझ लें कि वो जो भी स्कीम है उसके नियम कानून कौन बना रहा है। अगर कोई रेगुलेटर है जो नियम कानून बना रहा है तो ये आपको काफी हद तक एक तसल्ली देता है कि इसकी जांच भी होती है, इनके एक नियम कानून है जिसके तहत में ये स्कीम में पैसे इकट्ठे करने की उन्हें लाइसेंस मिला है। सो कहीं भी आप इन्वेस्ट करें उसमें ये देख लें इसका रेगुलेटर कौन है। एक उदाहरण के तौर पे अभी भगवान न करे कभी आगे जाके बहुत बड़ा स्कैम इस चीज में भी निकले, लेकिन हम बिटकॉइंस कब से सुनते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आरबीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है कहते हुए कि हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ। फिर भी हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स जो है वो बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल। खाली सोचने की बात है, कल कुछ गलत बिटकॉइंस के साथ हो जाता है तो आप कहां शिकायत दर्ज करेंगे, आप किसके पास जाएंगे? ये कहते हुए कि जो एक्सचेंज के थ्रू आपने खरीदा था, जो आपके अकाउंट में है, मान लीजिए उसमें हैकिंग होके उसमें से अगर वो बिटकॉइंस आपके साइफन ऑफ हो गए तो भी आप किसके पास जाएंगे? बिल्कुल। तो इस तरह की स्कीम्स जो है बेसिकली अनरेगुलेटेड होती हैं और जिसकी वजह से इस तरह की जब ठगी हो जाती है तो आप किसके पास गुहार लगाने जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं होता। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपको जो है निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए, बनानी चाहिए। बिटकॉइंस का जिक्र किया, इससे पहले हमने कई सारे धोखाधड़ी के मामले चिटफंड्स में भी सामने आते हुए देखे हैं। हर्ष, पॉन्जी स्कीम्स भी लगातार हम सुनने में आते हैं जो कि हाई इंटरेस्ट का वादा कर निवेशकों को ललचाकर धोखा कर जाती है, उनके साथ ठगी कर जाते हैं। इनफैक्ट सेबी ने अपनी वेबसाइट पे जो कंपनीज को बैन किया है जो ये पॉन्जी स्कीम्स चलाती हैं, हाई रिटर्न प्रॉमिस करती हैं, जो अनरेगुलेटेड अनलाइसेंस्ड हैं, तो सेबी अपनी वेबसाइट पे सारी कंपनियों की लिस्ट भी अपडेट करते हैं। एग्जैक्टली। सो कई बार हम देखते हैं मल्टी लेवल चेन मार्केटिंग स्कीम्स जो होती हैं जो एक इन्वेस्टर दूसरे को
लेके आता है, तो ऐसे करते करते काफी और हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करके होते हैं। तो ये सारी जो कंपनियों को बैन किया गया है उनकी लिस्ट सेबी अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करती है। तो बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी मेहनत करें, ये समझते हुए कि अगर कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर कोई स्कीम आपके सामने लाके दे रहे हैं, तो आप इतना खुद से सोचिए कि ये कौन है, कौन इसे रेगुलेट कर रहा है। सिर्फ इतना समझना कि मेरे 5 दोस्त पहले से करते आ रहे हैं, इसमें हाई रिटर्न मिल रहा है और इतने सालों से उन्हें तो रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे भी आगे जाके मिलेगा। यही एक्चुअली एक ग्रीड का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसमें आप ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये ऐसी कोई मौके हो सकता है कि ऐसे 5 साल तक कुछ ना हो, लेकिन जब हो और आप उसी समय उस साइकिल में हैं, तब आपके पैसे जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए फेसबुक पे हम लोग क्योंकि लाइव जा रहे हैं हर्ष, और ऐसे में अब निवेशकों में डर कितना ज्यादा बैठ गया है आप ये देखिए। कृष्ण मोहन का सवाल मैं लूंगी और ये बोल रहे हैं कि करंट सिनेरियो ऐसा है कि आप इक्विटी में निवेश करें, बैंक में अपना पैसा डालें या आपके ज्वेलर के पास है, आपका पैसा कहीं पर भी सेफ नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेफ हो, इस तरह की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अब क्या रह गई है। देखिए इस तरह का डर होता है और इनका डर काफी वाजिब भी है। आप देखिए डेट में लगातार हमने देखा कि डिफॉल्ट्स और रेट कट्स के सिनेरियो आते गए, डेट निवेशक परेशान हो गए, यहां पर बैंक बंद हो गए, ठीक है, लोगों ने अपनी जमा पूंजी उसमें रखी हुई थी, अब उसका कोई अता पता नहीं है, और अब जाके ये ज्वेलर्स का भी मामला सामने आ रहा है। तो एक निवेशक अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, हम उन्हें कहते हैं कि आप निवेश की रणनीति अपनाइए, आपके लक्ष्य सारे पूरे होंगे, लेकिन वो किस विकल्प में डाले, भरोसेमंद विकल्प यहाँ पे कौन सा है? कविता, जरूरी है कि हम पहले रिस्क और जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं उसे थोड़ा समझें। आप अगर गोल्ड में आपने पैसे जमा किए हैं, मान लीजिए आपने 40,000 रुपए 10 ग्राम में इन्वेस्ट किया है और वो जाके अगर 30,000 हो जाता है, तो क्या हम कहेंगे कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है? क्या ये अनसेफ इन्वेस्टमेंट है? सो प्राइस फ्लक्चुएशन एक चीज होती है, अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझना है कि भाव ऊपर नीचे करेगा, राइट। सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक अनरजिस्टर्ड गोल्ड स्कीम में पैसे लगा रहे हैं, तो गोल्ड के भाव का फ्लक्चुएशन से आपको डर लगना, वो बात अलग हो गई और ये आदमी ही गायब हो गया। हाँ। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डर वाजिब है कि हमारा कैपिटल थोड़ा कम हो सकता है, बट दैट इज अ नेचर, वो धोखाधड़ी नहीं होती। इक्विटी के नाम पे कोई आपसे पैसा ले जाए और वो गायब हो जाए, तब वो धोखाधड़ी होती है। सो सेफ्टी के पैरामीटर समझिए, और कोई भी प्रोडक्ट में, जैसे हमने कहा बैंक्स भी बंद हुई हैं जिसमें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हमने ये भी सुना। सो हम एसेट एलोकेशन पे शुरुआत से और कई सालों से बात करते आ रहे हैं कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमने बहुत बार कही है ये चीज, डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई जरूरी है। आप थोड़ा गोल्ड में रखेंगे, थोड़ा बैंक्स में रखेंगे, थोड़ा आप इक्विटी में रखेंगे, डेट में रखेंगे, सो बहुत बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन न केवल रिटर्न कमाने के लिए जरूरी होता है, बल्कि आपके रिस्क को भी मिटिगेट करने के लिए जरूरी होता है। अब जैसे कि हम पीएमसी बैंक की बात करें, बहुत लोगों ने रिटायरमेंट की जमा पूंजी उस बैंक में रखी हुई थी, लेकिन गलती यहां पर यह हुई है कि आपने एक बैंक में ही एफडी करके रखा हुआ था। अगर रिटायरमेंट के कॉर्पस को इकट्ठा करना था तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। बहरहाल अब यहां पर जो भी ग्राहक हैं सोने के, उनके लिए मदद की गुहार कहां पे लगाई जा सकती है? अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात कर रहे हैं, सो क्योंकि कोई भी रेगुलेटर नहीं था, तो आप किसके सामने जाके इस चीज की शिकायत करेंगे? आप नहीं कर सकते एज फार एज रेगुलेटर इज कंसर्न। ये एक चीटिंग का केस है जो आईपीसी की धाराओं के अंडर में आता है, और ये पुलिस केस है, क्रिमिनल केस है जो फाइल हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आप ऐसे कोई अफेक्टेड इन्वेस्टर हैं, तो आपको भी ये सलाह है कि जाके कम से कम आप अपनी शिकायत दर्ज करें और अपना एक उन्हें बताएं कि आप भी उनमें से एक हैं जिनसे कभी भी अगर पैसा रिकवर होता है तो आपका ड्यू भी बनता है। नहीं तो पुलिस को अपने आप से तो मुश्किल है कि पता चले, ठीक है, वो जब पकड़े जाएंगे या पूरी स्कीम की छानबीन होगी तब उसमें इन्वेस्टर्स भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। 300 से ज्यादा हमने सुना कि ऑलरेडी एफआईआर फाइल हो चुकी है। बिल्कुल। सो आई थिंक अगर कोई अफेक्टेड आदमी है और वो सोचते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन के झंझट में कौन पड़ेगा, नहीं जाना चाहते, कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते जो सबका होगा बाद में मुझे भी मिल जाएगा, उसका वेट ना करें। हाँ। और आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप भी इसी तरह से ठगी का शिकार हुए हैं तो अपने सवाल योर मनी तक पहुंचा सकते हैं। एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह की मदद मिल पाए, लेकिन फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत दर्शक इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम रोहन का सवाल लेंगे, ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। ये इनकी उम्र 31 साल की है और इन्हें इक्विटी निवेश शुरू करना है। सबसे बड़ी दुविधा इनकी लिए यह है कि इक्विटी में अगर शुरुआत करनी हो निवेश की तो कौन सी सही उम्र होती है। इन्हें 14 से 15,000 रुपए के जरिए निवेश करना है, 5 साल का समय ये अपने आप को देना चाहते हैं। डायरेक्ट इक्विटी फंड में जाना चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या हाइब्रिड रणनीति भी ये अपना सकते हैं इस उम्र में? और कविता, 2-3 चीजें हैं कि पहली बात कि आप इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए। सो जितना जल्दी हो
हम हमेशा से कहते आए हैं कि जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए उस समय से, और जितनी जल्दी आपके हाथ में पैसे भी हों अगर, बिल्कुल, तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इसमें कोई उम्र नहीं होती। आप अगर अपनी पॉकेट मनी से जमा करना चाहते हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। आप कॉलेज में हैं या फर्स्ट सैलरी मिलती है उस समय से आप शुरू कर सकते हैं, और या तो जब आपको नॉलेज हो जाए, जब आपका अवेयरनेस हो जाए तब से आप शुरू कर लें। आप 31 साल के हो सकते हैं या 50 साल के हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, जब जाने तब से शुरू करें। दूसरा इनका जो सवाल था कि 14 से 15,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, 5 साल का टाइम होराइजन है, रिस्क ले सकते हैं इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, इसके बीच में थोड़ा कंफ्यूज है। रोहन, आपने अपने आप से कहा है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं और आप एसआईपी के जरिए करना चाहते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। पहले कि ऑफ कोर्स आप कितने वक्त तक रुक सकते हैं, आपका गोल क्या है, आप किस मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। हम अगर सारे कॉम्बिनेशन लें जो आपने अपने सवाल में दिए हैं, उस बेसिस पे आप डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपको स्कीम के नाम भी चाहिए थे, वो मैं आपको बता दूं। आप 15,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-5 हजार करके आप इन 3 स्कीम्स में अपने पैसे डिवाइड कर लें। आईडीएफसी निफ्टी फंड में 5,000, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में 5,000 और कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000। अगर कोई कारण से आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं तो आप कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी की जगह पे एक मल्टी एसेट फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेट, इक्विटी और गोल्ड तीनों चीज आपके पोर्टफोलियो में आ सकती है। वो मल्टी एसेट मतलब डायनेमिक कैटेगरी का फंड होगा या मल्टी एसेट एज इन की एक होता है हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी और डेट है। मल्टी एसेट मतलब आपके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के एसेट्स हो जाएंगे, इक्विटी, डेट एंड प्रेशियस मेटल्स में कमोडिटी व्हिच मींस गोल्ड आ सकता है। तो अभी हम डाइवर्सिफिकेशन की जो बात कर रहे थे, इस तरह के फंड्स को शामिल किया जा सकता है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा फंड है। सो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड इस स्कीम के नाम है। तो इसमें आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको गोल्ड, इक्विटी और डेट तीनों एक साथ मिल रहा है। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन इन दैट सेंस हो गया। और जब भी हम हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स की बात करते हैं तो उसमें रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली होती है। सो ये एक पोर्टफोलियो में आप जोड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं। अगर हाइब्रिड फंड की तरफ आपका ज्यादा मन है तो उसके लिए भी आपको स्कीम्स के नाम बता दूं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। इनमें आप 7,500 रुपए ईच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका इक्विटी, हाइब्रिड या मल्टी एसेट और सारे ऑप्शन हमने आपको दे दिए। ऑलराइट, और जितना जल्दी हो सके आप अगर अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं 5 साल से ज्यादा रोहन, तो इन्हीं फंड्स में अपनी परफॉर्मेंस देखकर आप निवेश को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे दर्शक राजू डे हमारे साथ फोन लाइन पर पूछ रहे हैं कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या केवल स्मॉल कैप फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इनका सवाल हम फोन लाइन पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। चलिए योर मनी में हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और राजू डे का सवाल मैं लूंगी जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार डे साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, कोटक सन मल्टी कैप में आप 2 महीने से निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा आपको 8,000 रुपए और निवेश करने हैं। आप पूछ रहे हैं कि इन 8,000 के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, और आपको 7 साल में 25 लाख रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? यस कविता जी, मैं इस दौरान एक और सिप में भी मतलब इन्वेस्ट कर चुका हूँ जो है मेरे वास्ते इमर्जिंग ब्लू चिप। 3,000 का मैं कर रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, नेक्स्ट 25th को ये मतलब 3,000 रुपया कट जाएगा मेरा। इसके अलावा फिर आपको अभी 5,000 रुपए और निवेश करने, जिसके लिए आपको रणनीति चाहिए, है ना? ठीक है, और राइट हर्ष, एक बात तो क्लियर है कि इनको अपना लक्ष्य अचीव करने के लिए अपने निवेश को बढ़ाना होगा, ठीक है। लेकिन जो चॉइस ऑफ फंड्स है अभी 2 हो गए हैं, कैसे लगे हैं आपको? दोनों फंड्स अच्छे हैं, एक मल्टी कैप है और एक मिड कैप कैटेगरी का है। सो आई डोंट थिंक कि आपको उन 2 स्कीम्स में कुछ भी
टेंशन लेने की बात है। इन दोनों में आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या आपको एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। वेल, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहती है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे आगे जाते हुए सेफ्टी प्लस ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मिले। वेल, स्मॉल कैप उन कंपनीज का होती हैं जो आगे जाके अगर अच्छी करी तो बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, और अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आया या स्लो डाउन होता है तो उन पे असर सबसे पहले आता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। सो मेरा ओपिनियन यह है कि जब आप इन्वेस्ट करें, आप एक मल्टी कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टी कैप फंड के पास मैंडेट होता है कि वो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो। तो उसमें फंड मैनेजर को ये ऑप्शन मिलता है कि कोई अगर उन्हें बहुत ही अच्छी कोई कंपनी लगती है स्मॉल कैप में, तो वो सिलेक्टिवली उसको पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट में ये होता है कि अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में पैसे लगा रहे हैं, स्मॉल कैप फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। तो एक एज ए फंड मैनेजर आप सोचिए कि जब उन्हें पैसे स्मॉल कैप में मिल रहे हैं और उन्हें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, भले उन्हें अच्छी कंपनीज मिले नहीं मिले, उन्हें उसी पूरे स्पेस में से ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। इसके ऑपोजिट में दूसरा है कि आपके पास एक मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप में आपके पास चॉइस है कि कोई अच्छा लगे तो ही आपको लेना है। सो एज एन इन्वेस्टर आप क्या प्रेफर करेंगे? आई मीन कि आप एक सिलेक्टिवली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सो माय पर्सनल ओपिनियन कि आप अगर मल्टी कैप में ऑलरेडी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड स्मॉल कैप मत अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। ऑलराइट, और जो अभी इनको निवेश करना है फिलहाल तो कम है, मिड कैप कैटेगरी में अलग से कोई आप इनको फंड बताएंगे, साथ ही लार्ज कैप में भी अब केवल 5,000 का ही निवेश करना है इनको। सो वेल, ये 5,000 भी वो डिवाइड जरूर कर सकते हैं। सो एक लार्ज कैप में अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द बेस्ट कंपनीज ऑफ द कंट्री है। मिड कैप में कर रहे हैं तो क्वालिटी अगर मिड कैप आप पिक करते हैं तो कल जाके वो लार्ज कैप बनने की उनमें डेफिनेटली पोटेंशियल्स होते हैं। लेकिन लार्ज कैप में आप इनको आईडीएफसी निफ्टी फंड रेकमेंड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? करेक्ट। सो लार्ज कैप में अगर हम एक इंडेक्स फंड लेते हैं, सो निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ 50 कंपनी, सो 50 कंपनियों का मिश्रण बना के एक निफ्टी बना गया है, जिसमें आपको हर सेक्टर के आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। उसमें एफएमसीजी हो गई, आईटी, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सब सेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन निफ्टी में ऑटोमेटिकली है। तो फिर ये बेंचमार्क को रेप्लिकेट करता है, तो मेरे पास एक तरह से किफायती है क्योंकि एब्सोल्युटली। सो क्योंकि तो एक ऑब्वियसली पैरामीटर इंडेक्स फंड का ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स मिल जाता है। दूसरा है कि क्योंकि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, इसमें फंड मैनेजर अपनी रिसर्च या अपनी कैपेबिलिटीज में कुछ ध्यान देने को जरूरत ही नहीं है। जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं जो वेटेज की हैं वही की वही उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में करनी है, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको रिटर्न के रूप में। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1/10 है ऑफ एन एक्टिवली मैनेज फंड। सो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड अगर हम बात करें या एक्टिवली मैनेज कोई भी फंड की बात करें, करीबन 1.8% आसपास फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होगा। जो इंडेक्स फंड्स में ये ऑलमोस्ट 17 to 18 बेसिस पॉइंट्स हो जाता है। लेकिन यहाँ फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज हो सकता है आपको ना मिले, जो कि वोलेटाइल बाजार में आपको ज्यादा मुनाफा भी करवा के दे सकती है, लेकिन बहरहाल आप ज्यादा जोखिम ना उठाएं, इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में एक्सेस मिड कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है हर्ष की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। राजू, नीरव हमारे फेसबुक के दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नीरव, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। ओके, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है, जहां पे हर्ष मैं आपको बता दूं इनके पास डीएसपी स्मॉल कैप है, एबीएसएल इक्विटी है, एसबीआई ब्लू चिप है, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी है, और रिटायरमेंट पर इनको चाहिए 4 करोड़ 25 साल में, और डीएसपी स्मॉल कैप में 10% का नुकसान है, और पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। हर साल निवेश को बढ़ाएंगे 10% तक बोल रहे हैं। ये आपका सवाल है नीरव, सही पढ़ा मैंने? ओके, चलिए सलाह लेते हैं जल्दी से हर्ष से। सो वेल, स्मॉल कैप में हमने ऑलरेडी बात अभी की है कि एक्सक्लूसिव और डेडिकेटेड स्मॉल कैप में आप लेंगे तो फंड मैनेजर का बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है। उन्हें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, भले उन्हें अच्छा लगे ना लगे। राइट। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप स्मॉल कैप फंड से निकल जाएं और आप एक या तो मल्टी कैप में आ जाएं, जो आप जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप उसके थ्रू आप एक मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट आपका या स्मॉल कैप में भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पूछना है कि इन्होंने स्मॉल कैप में कब निवेश किया था, कितने साल हो गए हैं नीरव? मैंने आपको दिसंबर 16 में कुछ चालू किया था। दिसंबर 16 में शुरू किया था? हाँ। तो दिसंबर 16 में शुरू किया, तो फिर मेरे को लगता है कि ये पूरी कैटेगरी में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। स्मॉल कैप कैटेगरी में नुकसान रहा ही है। सो नॉट ओनली डीएसपी, आप कोई भी और फंड देख लें, कोई भी स्कीम देख लें, उसमें नेगेटिव रिटर्न्स। पीयर से अगर तुलना करें, इसी कैटेगरी के फंड से तुलना करें तो क्या गिरावट बहुत ज्यादा है?
वेल कितना एग्जैक्टली 10% अगर माइनस में दिख रहा है, सो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स वेरी नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो अगर तेजी होगी तो उनको भरपाई भी तो हो जाएगी ना, क्या बने रहे? नहीं, सो एब्सोल्युटली। सो द क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर से अगर कहते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, हाँ। आप उस स्कीम का फैक्ट शीट उठा लें, जिसमें सारी कंपनीज जिसमें एक्चुअली उन्होंने इन्वेस्ट की है, क्या आप एक भी कंपनी को पहचानेंगे? नहीं। अगर उसी कंपनी में आप डायरेक्टली शेयर्स खरीदे तो कभी खरीदते क्या? हाँ। तो अगर आप नहीं खरीदते तो वो एक फंड के थ्रू भी क्यों खरीद रहे हैं? एग्जैक्टली। सो क्वेश्चन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ग्रोथ चाहिए और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो स्मॉल कैप में अगर आप नहीं समझ रहे हैं स्मॉल कैप को, सो प्लीज अवॉइड करिए। यही मैं पहले भी मैंने इसी पॉइंट को बात की थी। तो अब निकल जाए, बाकी फंड सही है? यस, बाकी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स वो रख सकते हैं। बिरला इक्विटी फंड जो है इनका, इसमें ये अगर चाहे तो स्विच करके बिरला इक्विटी फंड में ये 1000 रुपए जो कर रहे हैं वो बिरला में कर ले। ऑलराइट नीरव, ऑल द बेस्ट विद योर इन्वेस्टमेंट्स। और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्रशांत को बताएंगे हम कि रिटायरमेंट के लिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो क्या इंश्योरेंस प्लान्स का रास्ता अपनाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स का या एनपीएस का। साथ ही फेसबुक के बहुत दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं सोने पर भी और बंधन बैंक पर अमित गोयनका का भी सवाल है। ये सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। शो का आखिरी पड़ाव और हमारे दर्शक प्रशांत भंडारे का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने टाटा पेंशन प्लान में निवेश किया हुआ है। निवेश का जो समय है वो 10 साल पूरा हो चुका है। 19,000 ईयरली भरते हैं प्रीमियम। अब पूछ रहे हैं रिटायरमेंट, अभी 40 साल के हैं, तो रिटायरमेंट के लिए क्या ये प्लान सही है? इसके अलावा इनका 35,000 का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्लान कैसा है? क्या इसके एवज में कोई और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट शामिल किया जाए? अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो 3-4 ऑप्शंस हैं। एक है इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको पेंशन प्लान देती है, डिफर्ड एन्युटी प्लान्स, आप उसमें निवेश करते हैं। दूसरा, अगर सिमिलर प्रोडक्ट लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के दौरान ही, आप ये एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी हो या डेट, आप अपने आप से पैसे इकट्ठा करते हैं रिटायरमेंट तक और वो पैसे निकाल के आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर लें या कहीं भी जमा कर लें जिसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। सो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम कंपेयर करते हैं कि आपके टाटा की जो प्लान है उसमें क्या करना, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्लान में रहना ही चाहते हैं तो एनपीएस इज अ मच बेटर ऑप्शन। सो मेरा सुझाव होगा कि टाटा से निकल के आप एनपीएस में स्विच कर लें, टियर 1 अकाउंट जो है, जिसमें आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 50,000 रुपए का। डाइवर्सिफाई कीजिए, रिटायरमेंट का गोल है। आखिरी सवाल लेंगे शो का, हिमांशु गौर का। ये पूछ रहे हैं सोने में निवेश करना है, क्या एसआईपी कर सकते हैं गोल्ड फंड्स में? अगर कर सकते हैं तो किस तरह का टैक्स लगेगा इसके ऊपर? एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? गोल्ड फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के जरिए जरूर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही ऑफर करते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई मिनिमम ग्रामेज भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको 1 ग्राम पे मिनिमम इन्वेस्ट करना है। आप अगर 1000 रुपए महीने की करना चाहते हैं, आपको उसी फ्रैक्शन में सामने आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। सो आप एसआईपी जैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वैसे ही करेंगे और ये डेट स्कीम्स में आता है, कैटेगरी में आता है। सो जो टैक्सेशन है वो शॉर्ट टर्म, अगर आप 3 साल के पहले अगर विड्रॉ करते हैं, जो भी गेन्स होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपके पास लमसम है तो क्या गोल्ड बॉन्ड्स को कंसिडर किया जा सकता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? यस, अगर आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने को है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है गोल्ड पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर इक्विटी हो, डेट हो या गोल्ड हो, हमने आपको तमाम निवेश विकल्पों में रणनीति बता दी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा शो पे आने के लिए। योर मनी में अगर अपना सवाल हमसे और भी पूछना चाहते हैं, आप लोन पर, क्रेडिट कार्ड पे, इंश्योरेंस पे या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो अपने सवाल ईमेल करें, ट्वीट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।